बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। नाजरीन, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत का टैक्स वसूली का हदफ 700 अरब रुपये था। 550 अरब टैक्स वसूली पर ग्रोथ रेट 4.7% हो जाएगा। घबराएं नहीं, जिस तरह खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है। 8 से 10 साल में तरक्की की शरह 20% तक ले जाने का हदफ है। एक्सपोर्ट को बढ़ाकर GDP का 20% करना है। बजट में मुख्तलिफ शोबों को टैक्स में रियायत फराहम की है। IMF प्रोग्राम से निकले नहीं, मज़ाकरात जारी हैं। IMF चाहता है कि हम मुस्तहकम ग्रोथ की तरफ जाएं। हम मिनी बजट नहीं लाएंगे, वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है। इसके साथ उनका ये भी कहना है कि तनख्वाहों में इजाफ़े सरकारी मुलाजमीन का हक़ है और महंगाई के मुकाबले में तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफ़ा होना चाहिए था। ज़रूरत पड़ी तो सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स बढ़ाएंगे, टायरों की स्मगलिंग ख़त्म करेंगे, इस पर टैक्स बढ़ाएंगे। कीमतें कंट्रोल करने के लिए ज़रई पैदावार में इजाफ़ा नागुज़ीर है। किसान को इस्तेहसाल से बचाने के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम तर सूरत हाल पर और बजट का इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या हो रहा है, इस पर कल भी हमने बात की थी और आज भी हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन पैनल है इकोनॉमिस्ट का। मुझे आज ज्वाइन किया है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी ने, वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट। मेरे साथ हैं साकिब शरानी साहब, वंस अगेन अ वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और सरदार फ़हीम, वेरी वेल रिनाउंड इकोनॉमिस्ट जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेहरी साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू सर। ये सारे जो ख्वाब जो अपोजिशन तो कह रही है कि जी इलेक्शन ईयर की तरह की ये लग रहे हैं, ये तमाम जो बजट पेश किया है बड़ा एक सक्सेस बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि जी इससे बेहतरीन बजट पेश ही शायद नहीं हो सकता अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। सर, इसका ओवरऑल एक एनालिसिस दीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसके आगे बात करते हैं जी। शुक्रिया काजी साहब। अगर मुझे इसको वन लाइन में कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट एक डायरेक्शन जो है उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसका तयन कर रहा है। वो डायरेक्शन ये है कि शौकत तरीन साहब जो है वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी इस मुल्क में जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो करने की जो कॉस्ट थी उसको रिड्यूस करने पे उनका फोकस है। उसमें जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ की कमी है, अगर आप देखें विदहोल्डिंग टैक्स रजीम को सिंप्लीफाई करना या FBR की हरासमेंट पे बार बार वार्निंग देना कि FBR अब हरास नहीं कर सकेगी, ऑडिट जो है वो थर्ड पार्टी की तरफ से किया जाएगा। तो एक तो ये चीज़ इसमें नज़र आती है। दूसरा इसमें जो फोकस है वो SMEs की तरफ दिलाया गया है, जिसका कि हमें पता है कि कोविड की पहली लहर में वो मुख्तलिफ जो इंसेंटिव दिए गए थे और जो मुख्तलिफ स्टिमुलस पैकेज दिए गए थे, SME सेक्टर उस पर उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सका था क्योंकि वो उस वक्त डॉक्यूमेंटेड नहीं था, तो उसकी तरफ इशारा किया गया है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर इसमें देखता हूँ तो जो परचेजिंग पावर है वो आम शहरी की, उसको बढ़ाने की तरफ थोड़ा सा तवज्जो दी गई। तो पिछले 3 सालों में पहली दफ़ा जो मिनिमम वेजेस हैं उनको बढ़ाया गया है, जो सैलरीज हैं सरकारी मुलाजमीन की 10% उनमें इजाफा हुआ, पेंशन में 10% इजाफा हुआ। तो ये कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे कि लगता है कि अब हुकूमत जो है वो थोड़ी सी जो अब प्रो ग्रोथ मोड में आ रही है। उससे पहले 2 सालों में, पिछला साल तो कोविड की नज़र हो गया, तो कंसोलिडेशन की तरफ थी कि हर चीज़ जो है वो उस पर कंसोलिडेट कर रही थी। अपनी जो पॉलिसीज़ थी वो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और अकोमोडेटिव नहीं बना रही थी, बल्कि कंसोलिडेशन कर रही थी। अब लग रहा है कि थोड़ा सा वो इस पे अकोमोडेटिव पॉलिसीज की तरफ हुकूमत जा रही है। ओके, ठीक है। शरानी साहब, मुझे ज़रा बताइएगा, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर कल भी हमने बात की थी, आज बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रहे थे कि डायरेक्ट टैक्स देने वालों के लिए इनामी स्कीम मुतअर्रफ कराई है। गाहक दुकानदार से पक्की रसीदें वसूल करेगा, पक्की रसीदों पर 1 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, बिजली गैस के बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुंचेंगे। सर, आइडिया ये बड़ा अच्छा है और मेरे ख्याल में ये होना भी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसके थ्रू मेरे ख्याल में पूरे इस प्रोसेस को चलाया जा रहा है, फोकस कहीं वहीं पर ना रुक जाए जिस तरह पिछले 73 साल में होता रहा है। जी, आपकी बात दुरुस्त है साहब कि इस बजट में
इन्हिसार जो है नई रेवेन्यू मोबिलाइजेशन का, वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेशन के ऊपर है। और ये जो स्कीम जिसकी तरफ इशारा किया फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कि सेल्स टैक्स पे या जीएसटी के ऊपर इसमें एक लॉटरी स्कीम हो, ये बेसिकली 2009-10 में भी हमने कोशिश की थी इसको लागू करने की। और जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये टर्की में और एक दो और ममालिक में बड़े सक्सेसफुल तरीके से जो है इसको नाफिज किया गया था, तो आइडिया हमने वहीं से इसको लिया था। और एफपीआर की टीम में गालिबन उधर जाके उन्होंने इसको स्टडी भी किया था। फिर अनफॉर्चुनेटली वो बात बीच में रह गई। अगर ये इसको लागू कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है इंसेंटिवाइज होंगे लोग कि सेल्स टैक्स में की पक्की रसीदें लें, और हमारा जो रिटेल सेक्टर है जो 18 से 20% इकोनॉमी का, मगर सेल्स टैक्स में और ओवरऑल टैक्सेशन में उसका बहुत ना होने के बराबर हिस्सा है, तो वो जो है शेयर उसका इंक्रीज़ हो सकता है। मगर इससे पहले ये मंसूर, मैं अगर थोड़ी सी बात कर लूँ ओवरऑल बजट के हवाले से, अगर आप मुझे 1 मिनट। श्योर जी। मुझे डॉक्टर आबिद की आवाज़ नहीं आई, बट आई एम श्योर वो भी यही बात कह रहे होंगे कि जो कॉन्टेक्स्ट था बजट का, जो मैक्रो कॉन्टेक्स्ट था कि हम 2 साल हमें स्टेबलाइजेशन करनी पड़ी, क्योंकि बहुत बड़ा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस था 2018 में, और फिर पिछला साल जो है वो कोविड से हुकूमत जो है वो उनको निपटना पड़ा। तो इस मुश्किल कॉन्टेक्स्ट में मेरा ख्याल है बहुत अच्छा बजट है कि ये ग्रोथ की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है, मगर इसमें कुछ बुनियादी तनाव भी है और एक बहुत बड़ा खदशा भी है। और मेरा ख्याल है ये बजट थोड़ा सा शायद कबल अज़ वक्त आ गया। ये अगले साल का बजट होता तो शायद बेहतर होता, क्योंकि हम शायद प्रेमेच्योर तरीके से स्टेबलाइजेशन से ट्रांजिट कर रहे हैं टू ग्रोथ, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है वो शायद मुतहम्मिल ना हो ये ग्रोथ को जो है सह सके। हमारी इंपोर्ट ग्रोथ ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है शायद इसकी तरफ तवज्जो फाइनेंस मिनिस्टर को भी देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। अच्छा सरदार फ़हीम, 2-3 चीज़ें हैं, मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप इस पे चलते हैं। एक तो आप अपना एनालिसिस फर्स्टली मुझे बताएं कि बजट को लेकर आपका क्या एनालिसिस है, और सेकेंडली वही वाली बात कि सारे ख्वाब टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स आएगा व रेवेन्यू आएगा तो चीज़ें आगे चलेंगी। टैक्स की फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ये है कि पूरे मुल्क में 20% लोग टैक्स देते हैं, जिसके अंदर से मेजॉरिटी सैलरीड है, और लोगों का जो ट्रस्ट लेवल है वो बहुत कम है। अब एफबीआर इस साल में टैक्स नहीं भेजेगी, एफबीआर काम ठीक नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें अब हमारे सामने आई हैं। चाहे वफाकी वज़रा हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये लोग कह रहे हैं। डू यू रियली थिंक इट्स गोइंग टू वर्क टिल द टाइम यू गेट द स्ट्रक्चरल चेंज इन प्लेस? जी मंसूर, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आपने जो 20% टैक्स का कहा, मेरे ख्याल है 2.5% पाकिस्तान की पॉपुलेशन डायरेक्ट टैक्स देती है। सो एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसको भरने की ज़रूरत है। आपकी बात सही है कि जी टैक्स रेवेन्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, और ये एक बुनियादी सी बात है। टैक्स रेवेन्यू होता है या नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। हमने टैक्स रेवेन्यू पे ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी हुई है क्योंकि हमें इन्हीं पॉइंट्स को पिकअप करें। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी है। टैक्स रेवेन्यू पे जो सबसे बुनियादी बात है ना, उससे हमें 2 कदम पीछे जाना पड़ेगा कि ये टैक्स रेवेन्यू आएगी कहाँ से। ये असल में आएगी 2 चीज़ों से जो मैं हर फोरम पे रिपीट कर रहा हूँ, और ये इम्प्लीमेंटेशन पे मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूँगा कि इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये 2 चीज़ें लाजमी हमें चाहिए। नंबर 1, हमने इंश्योर करना है कि एक्टिविटी यानी कारोबार बढ़े, उसका क्वांटम बढ़े। अगर कोई 100 सरदार फ़हीम की जी आवाज़ का काम जी फिर 150 का काम कर, आवाज़ आ रही है? जी जी अब आ रही है। जी जी प्लीज़। जी मैं कह रहा था कि टैक्स इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि टैक्स ही आमदन का जरिया होगा, और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू होती है।
नहीं, सरदार फ़हीम की जी आवाज़ का ज़रा इशू आ रहा है, इसको हम ज़रा चेक करते हैं। अच्छा आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, आपकी तरफ में आता हूँ ज़रा। हम अगर थोड़ा सा, मैं IMF पे जाना चाह रहा था बिकॉज इसको लेकर बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर बहुत कुछ है, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि जी हम अभी उस प्रोसेस के अंदर है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली कहा कि हम सैलरीड पे और गरीबों के ऊपर मज़ीद टैक्स नहीं डालेंगे। IMF हमें ये कह रहा है लेकिन हम ये करेंगे। सर ये इफ्स एंड बट्स के ऊपर ज़्यादा हमने देखा है IMF को लेकर चीज़ें चल रही हैं। आपको लगता है जो आइडियोलॉजी जो बताई गई है, जो हुकूमत का विजन दिया गया है, इसके ऊपर IMF, वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट, IMF विल एग्री टू ऑल दिस व्हाट वी आर सेइंग? जी देखिए, इस वक्त हुकूमत IMF को ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि IMF को असल जो उसका है ऑब्जेक्टिव वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो डेफिसिट को कम करना है। उसका मकसद ये है कि टैरिफ आपका इतना होना चाहिए, सरप्लस डेट जो है नया अब वो अकोमुलेट नहीं होना चाहिए। तो IMF ये चीज़ें कह रहा है, हुकूमत कहती है जी हम आपको ये टैरिफ पूरा कर देंगे, हम नया सरप्लस डेट जो है वो नहीं उसमें ऐड होने देंगे, उसको पहले वाले को भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करेंगे। करना कैसे है ये आप पे छोड़ दें, उसकी स्पेसिंग क्या होगी, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, ये हम बेहतर जानते हैं। और ये इस वजह से हुकूमत कह पा रही है कि जो पिछले साल की जो वी शेप्ड ग्रोथ है 3.94% की, वो उस वक्त हुकूमत को एक साउंड फुटिंग पे उसने लाया है कि हुकूमत कम से कम एक टेबल टॉक कर सके। लेकिन जैसा कि बताया वज़ीर ख़जाना ने भी कि ये नेगोशिएशन अभी ऑन है। असल जो नेगोशिएशन होंगे इनको कंक्लूड करना होगा अगस्त वाले छठे रिव्यू से पहले। अगर तो वो उस वक्त तक जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है वो हो जाता है जुलाई में, तो हमें नेक्स्ट ट्रांच मिल जाएगा। अगर वो नहीं होता तो ये नेगोशिएशन चलते रहेंगे। हो सकता है कि मजीद एक समाही जो है ये नेगोशिएशन इसी तरीके से चलते रहे, लेकिन कम से कम पाकिस्तान जो है वो अपना एक इंडिजिनस जो विजन है और जो इंडिजिनस एक रोड मैप है वो दे रहा है, और वो IMF से कह रहा है कि इसको देखे। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि 2 महीनों में इसके जो भी जुलाई और अगस्त में इसके जो भी समरात निकलेंगे, जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, वो बेस बनेगी कि IMF के साथ फाइनल आपका एग्रीमेंट क्या बनता है मुख्तलिफ इशूज़ पे। क्या आप कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे पहले 2 महीने की टैक्स कलेक्शन से और बाकी चीज़ों से, ग्रोथ के नंबर से, कि वाकईतन हमारी होम ग्रोन स्ट्रेटजी ठीक है, या अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है तो फिर IMF अपना मुतबादिल प्लान जो है वो दे रही होगी। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये जब ब्रेक से वापस आते तो टैक्स कलेक्शन की बात की है डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी ने। टैक्स कलेक्शन ही मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें हैं जिससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल अटैच्ड है, और IMF के साथ हमारी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अब होंगी आने वाले कुछ अरसे में, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी शरानी साहब ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो टैक्स पर ही मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो इस साइड से ही आना है। कलेक्शन जो एजेंसी कर रही है FBR, उसकी परफॉर्मेंस का इशू है जो हर जगह आ रहा है कि वो एफिशिएंट नहीं है, उसके अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सर इस सारी सूरत हाल में, लेकिन हमने देखा कि परसों ये कहा गया था कि 18% उन्होंने अपना टारगेट ज़्यादा अचीव किया है, तो सर इशू फिर कहाँ पर है? आज चेयरमैन FBR से भी जब पूछा जा रहा था, वो थोड़े से इस बात पे नाला हो रहे थे कि जी हम लोगों ने तो बड़ा कुछ पैराडाइम शिफ्ट ले आए हुए हैं FBR के अंदर, लेकिन अगर आप आज भी ये समझते हैं तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। क्या कहेंगे सर इस पे? मैं एक्चुअली चेयरमैन साहब से एग्री करता हूँ। मेरा ख्याल है हमारी जो परसेप्शन है FBR के बारे में, वो शायद इट हैजंट कॉट अप विद द रियलिटी कि बाकी में पिछले 1-1.5 साल में FBR में मुस्बत जो है उसमें चेंजेस आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप नंबर्स के हवाले से ही देख लें तो मेरा ख्याल है परफॉर्मेंस उनकी सामने आएगी कि वो पिछले वाला FBR नहीं है, अब नहीं रहा। अगर आप देखिए इस साल इन हालात में 18 से 20% की ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं, और अबाउट 52 बिलियन रुपीस जो है नए टैक्स पेयर से इन्होंने मौसूल किया। और तकरीबन 3 लाख 3.5 लाख नए लोग जो हैं उन्होंने टैक्स बेस में ऐड किए हैं, टैक्स नेट में। तो मेरा ख्याल है ये माजी के बनिस्बत चेयरमैन साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये काफ़ी एक बेहतर परफॉर्मेंस है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है FBR के अंदर प्रॉब्लम नहीं है।
वो मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही हैं, और मगर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। प्रॉब्लम है उनके ऊपर जो प्रेशर है टू कलेक्ट रेवेन्यूज, सारा प्रॉब्लम यहाँ से आ रहा है। वो अगर प्रेशर IMF प्रोग्राम के तहत आ रहा हो या हुकूमत ने उनको महसूलात का टारगेट दिया हो, तो FPR जो है वो फ्रीज हो जाता है, लॉक इन हो जाता है अपने स्टेटस को में। और अभी भी जितने भी उसमें बेहतरी आई है उसकी बावजूद ऑब्वियसली उन्होंने ये सफ़र का आगाज़ किया है। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। बहुत रिफॉर्म्स लेके आने की ज़रूरत है FPR में, कि वो जो टैक्स पेयर का ट्रस्ट डेफिसिट है वो दूर हो, एक आर्म्स लेंथ रिलेशनशिप हो जिसमें कोई हरासमेंट ना हो, FPR की ऑफिसर्स की डायरेक्ट इंटरेक्शन टैक्स पेयर के साथ ना हो। तो अभी ये बहुत सफ़र तय करना है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब या हुकूमत या IMF इनको महसूलात का एक टारगेट देता है तो ये लॉक इन हो जाते हैं और इनको स्पेस नहीं मिलती है फिर रिफॉर्म्स की। ठीक, तो मेरा ख्याल है ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा फ़हीम, आपका लास्ट कमेंट रह गया था, उसको भी कंप्लीट कीजिएगा। अलॉन्ग विद इट पेट्रोलियम लेवी की मैं बात करना चाहूँगा। 610 अरब का टारगेट है और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ईरान से जो पाबंदियाँ हटें तो पेट्रोल की कीमतें भी नीचे आ जाएंगी, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमत कम होगी तो लेवी बढ़ाएंगे, ये फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। इस पर मुझे आपका कॉमेंट चाहिए होगा। तो फिर टिल द टाइम इट विल नॉट हैपन, तो उसमें उसका बैकअप क्या होगा हुकूमत के पास, फिर ये किस तरह चीज़ों को मैनेज करेगी? जी मंसूर, अच्छा देखें, ईरान के साथ आपकी जो भी ट्रेड है ना वो आप बार्टर के साथ भी कर सकते हैं, उस रियलिटीज देखनी पड़ेंगी। हमने अभी तक मेरे ख्याल है बार्टर को उस तरीके से नहीं एक्सप्लोर किया जिस तरह हमें कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल सैंक्शंस है ईरान पे, वो जब जाहिर बातें हैं जब तक वो हटेंगी तो आप सिर्फ बार्टर कर सकते हैं, और दुनिया उनके साथ बार्टर कर रही है। पेट्रोलियम जो है वो ईरान के पास है और हमें उसकी ज़रूरत है। जब तक हम 5-6.5 लाख बैरल तेल नहीं निकालेंगे अपनी ज़मीन से, हम तकरीबन लाख के करीब निकालते हैं, तो हम इसी मसले में फंसे रहेंगे कि हम कहाँ से ये खर्चे कम करें। सो ईरान की तो वो सिचुएशन है कि अगर हमने इनके साथ ट्रेड करना है तो उसका एक पहलू बनता है बार्टर का, उसको हमें देखना पड़ेगा। पहले जो मैं एक बात कर रहा था ना वो था कि जो टैक्सेशन होती है, टैक्स रेवेन्यू फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्सेशन इससे 2 कदम पीछे में जाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट चाह रही है कि एग्रेसिव ग्रोथ हो। वो आएगी जब एक्टिविटी बढ़ेगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, और साथ जब ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। इसका मतलब ये है कि बेशक टैक्स रेट कम कर दिया जाए, अल्लाह करे वो वाकई कम हो जाए, बढ़ती है तो असल में टैक्स की आमदन बढ़ती है हुकूमत के लिए, वो कम नहीं होती कम रेट पे। उससे आपकी तेजी आती है मार्केट में। वो गवर्नमेंट ये चाह रही कि गैमा गैमी तेजी सौदे ज्यादा हों। अब बुनियादी बात ये है कि एक एग्रेसिव बजट है, एक नई सोच है, जैसे डॉक्टर सुलैरी साहब ने कहा था कि एक नई डायरेक्शन हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएं तो वो ये है कि अगर 3.94% पे बहस भी अगर है, चले बिलफर्ज एक लम्हे के लिए हम इस पे सोचते हैं, बॉटम लाइन ये है कि मुल्क में ग्रोथ आई है, एक यू शेप्ड ग्रोथ नहीं थी, एक वी शेप्ड ग्रोथ थी। ये तो JP मॉर्गन ने भी इस चीज को इंडोर्स कर दिया कि आपके पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी बेहतर हो रही है क्योंकि इकोनॉमी टर्न अराउंड हो रही है। ठीक है, IMF के अपने एस्टिमेट्स हैं, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा, हमने तो अपने आदाद शुमार पे चलना है। पर मेरा कहने का मतलब ये है कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों को साथ लेके चलना होगा, और उनकी जो सतून है वो है एक्टिविटी बढ़ानी है, ट्रांजैक्शंस बढ़ानी है, जिससे काम भी तेज होगा, हुकूमत का काम तेज होगा, आवाम का काम तेज होगा, SMEs बिजनेसेस का काम तेज होगा, और कम रेट पे ज्यादा टैक्स की आमदन होगी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी, आपका सर मैं एक वो कॉल आज वो पढ़ रहा था, उसके अंदर आपने लिखा है कि जी 3 मेजर इश्यूज हैं, एक डेट सर्विसिंग, डिफेंस और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसोर्सेज जो हैं फेडरल रेवेन्यूज़ में, एक टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स इनकम है। बोरिंग हम बैंक से करते हैं या एक्सटर्नल कहीं से करते हैं। सर इस सारी सिचुएशन में जो मेजर हमारा खर्चा है वो इन 3 चीज़ों पर आज भी है और यही चलता आएगा इन कमिंग डेज, इन कमिंग फ्यू मंथ्स, ईयर्स टू कम। तो सर इसको एड्रेस करने के लिए रेवेन्यू, टैक्स कलेक्शन के अलावा व्हाट ऑप्शंस डू वी हैव? जी देखिए,
जो आपको रेवेन्यू है वो तो हर सूरत में बढ़ाना है। एक तो टैक्स कलेक्शन है, दूसरा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। जैसे पिछले साल हमें जब हमने अपने स्पेक्ट्रम की ऑप्शन की थी 3G 4G की, तो वो कुछ पैसे मिल गए थे, या अगर आप प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड कर लेते हैं तो उसके कुछ पैसे मिल जाते हैं, या आपको इसके अलावा इस तरह की जो नॉन FBR टैक्स रेवेन्यू है उसकी अलग से कैटेगरीज हैं। तो रेवेन्यू तो आपको हर सूरत में बढ़ाना पड़ेगा। अब जब हम बात कर रहे हैं मौजूदा बजट की, और जो मैंने सुबह भी लिखा था वो ये है कि हुकूमत के पास जब चादर ही छोटी सी है, और वो चादर 44 रुपए की चादर है 4.4 ट्रिलियन रुपीस की, तो उसमें से 30 रुपए आपने कर्जों के अदायगी पे लगा दिए 3 ट्रिलियन, 1.3 ट्रिलियन जो है वो डिफेंस पे लगा दिया। और यहाँ पे हमें ये चीज़ जो है वो भी नोट करनी चाहिए कि वो जो किसी ज़माने में परसेप्शन होता था कि डिफेंस जो है वो शायद वफाकी बजट का 70-75% होता है, डिफेंस के टोटल अखराजात जो हैं वो 16% है इस वक्त, और ये GDP का 2.8% बनते हैं। इसमें आर्मी का अगर मैं देखूं बजट में टोटल शेयर तो वो 7% के लगभग है, ऑपरेशनल प्लस जो सारी उसकी कॉस्ट बनती है। तो ये नॉन मैंडेटरी जो सारे जो है ना, ये ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी एक्सपेंडिचर है। हुकूमत कोई भी हो, उसको कर्जे भी वापस करने हैं, उसको दफा और सलामती पे भी खर्च करना है, उसको सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन वगैरह भी देनी है। तो यहीं पे जब आपका वो डेफिसिट शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर अगली चीज़ें आती हैं। तो या आप अपनी जो अखराजात जो हैं उनको कम कर लें, या आप अपने जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा लें। और ये डिलेमा जो है ये सिर्फ इसी हुकूमत के साथ नहीं, ये हर हुकूमत को तकरीबन इसी तरह की चीज़ें जो हैं वो फेस करना पड़ रही हैं पिछले को 20-25 साल से, कम से कम जब से हम इन वफाकी बजट्स को देख रहे हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो जो मैंने शुरू में बात की थी कि इस सारी चीज़ों के बावजूद जो शौकत तरीन साहब ने काफ़ी कोशिश की कि एक बोल्ड बजट देने की, जिसमें कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, कारोबार को फैसिलिटेट किया जा सके। जिन चीज़ की तरफ लोग परेशान होंगे उस पर भी हम आपके प्रोग्राम पे आगे चल के आते हैं, लेकिन वो चीज़ें शायद बजट के परव्यू में नहीं आती हैं वैसे सच। ठीक हो गया। अच्छा शिरानी साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्राइवेटाइजेशन की अभी बात की, सुलेरी साहब ने भी, हम लोग भी इस पे बात करते रहे हैं। PIA, रेलवेज, ये स्टील मिल्स, ये जितने भी हैं, ये वो वाले वाइट एलिफेंट्स हैं जिनको शायद निगला भी नहीं जा रहा और फेंका भी नहीं जा रहा जी। अभी मैंने देखा था 26 बिलियन इनके ऊपर सिर्फ PIA और रेलवेज पे कहा गया है जी मज़ीद देंगे। सर प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये कल भी था, चाहे अगर आज को ऑपोजिशन में जो हैं PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों से भी नहीं हुई। सो हम लोग एक्सपेक्ट ये करते हैं कि इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्राइवेटाइजेशन कर दे। सर प्राइवेटाइजेशन करने के लिए कौन से इक़दामात लेने ज़रूरी हैं जो कि नहीं लिए जा रहे और जिसकी वजह से ये हमारे पास एक बहुत बड़ा लोड है जो चलता आ रहा है जी पिछले काफ़ी अरसे से? मंसूर, पहले मैं अगर वो आपका जो पिछला सवाल था उसका थोड़ा सा एक मज़ीद उसमें कुछ ऐड कर दूं जो डॉक्टर आबिद ने कहा था। जी जी प्लीज़। हमारा एक और जो सोर्स है बैलेंस करने का एक्सपेंडिचर साइड पे, जी जी, ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपेंडिचर्स कम करें, एक्सपेंडिचर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने की भी अशद ज़रूरत है। और इसलिए मैं ये जो बजट है इसकी एक पहलू से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। हालांकि आई थिंक मैं पाकिस्तान में शायद वाहिद बंदा हूँ जो ये कह रहा होगा कि ये जो 900 अरब रुपए पे इन्होंने फेडरल PSDP बढ़ाया 37%। जी जी, हमने तो ये माजी में भी देखा है कि एफिशिएंसी ये स्पेंडिंग की इतनी लो हो गई है कि ज़्यादातर ये पैसा जो है ये कॉन्ट्रैक्टर माफिया के पास ही जाता है, और ये मुल्क में जो है इसकी तरक्की के हवाले से कोई इसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती है। तो ये यहाँ से भी बचत हो सकती है अगर आप इसको रैशनलाइज करें, बेहतर प्रायोरिटाइज करें और इसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करें, तो ज़रूरी नहीं आपको 900 अरब रुपए खर्च करने पड़े। ठीक है, वही बैंग फॉर द बक आपको 700, 700, 750 भी मिल सकता है। तो एक तो ये गवर्नेंस का इशू है। दूसरा इससे मुंसलिक गवर्नेंस का इशू ही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है। और इसका जो सबसे बड़ा जो ऑब्वियसली हाथी है जो इन सब में से, वो तो पावर सेक्टर है। ये जो सारे जो बात होती है कि 1200 या 1400 या 1600 अरब रुपए खा जाते हैं साल के, ये ज़्यादातर तो पावर सेक्टर ही खाता है। तो उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का बड़ा मुस्तनद एक प्लान है। मेरा ख्याल है उसके फ़वाइद और नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं
कि माहाना 40 अरब रुपया सर्कुलर डेट का जो इजाफा होता था गर्दशी कर्जों में, वो गिर के अब 25 अरब के लगभग हो गया, 22 से 25 अरब। तो मेरा ख्याल है उसके तो मुस्बत जो है असरात सामने आ रहे हैं। बाकी रह गया रेलवे, स्टील मिल्स, PIA एसेट्रा, ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, कोई भी पिछली हुकूमतों से भी और इस हुकूमत से भी ये काबू में नहीं आ रहे हैं सही तरह से। और इसका मैं इत्तेफाक नहीं करता कि एक ही हल है प्राइवेटाइजेशन। मेरा ख्याल है अच्छे मैनेजर्स लेके और जो भी हमारा स्ट्रैटेजी होगी वो होगी इन रिलेशन टू कौन सी एंटिटी की बात हम कर रहे हैं। रेलवेज में नॉट बी फिट फॉर प्राइवेटाइजेशन इन इट्स एंटायरिटी, कोई भी रेलवेज को नहीं लेगा ना, वो इतना बड़ा अदारा, इतना वो है अदारा कि मुश्किल होगा किसी प्राइवेट सेक्टर पार्टी को चलाना। तो हर अदारे का, और PIA जो है वो प्राइवेटाइज हो सकता है होलसेल। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये स्ट्रैटेजी जो है गवर्नमेंट की सही है, दुरुस्त है कि ये एंटिटी टू एंटिटी देख रहे हैं कि कौन सी प्राइवेटाइज हो सकती है और कौन सी जो है रिस्ट्रक्चरिंग में जाके सरमाया पाकिस्तान के थ्रू उसको बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक से वापस आते हैं। जो PSDP वाला फंड है जो पिछले साल 630 अरब था और ये इस साल 900 अरब किया गया है, इसके पीछे क्या मंतक हो सकती है और जिस तरह अभी कहा जा रहा है कि जी इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, वो किस तरह करें, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। PSDP की बात हो रही थी और लास्ट ईयर इन्होंने 630 अरब रुपया दिया था और आज शौकत तरीन साहब फरमा रहे थे कि हमने इसको 43% इंक्रीज़ किया है और अब 900 अरब रुपया इसके लिए मुख्तस किया है। शिरानी साहब की बात को मैं लेकर चलना चाहूँगा, इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। टैक्स को अगर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं उस तरह आ रहे और आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पर ही फोकस कर रहे हैं, तो उसके ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास होने चाहिए कि हमने रेवेन्यू को किस तरह जनरेट करना है। क्या कमेंट करेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, PSDP जितना भी हो, बेशक 500 अरब हो, 640 हो या 930 या 1 खरब, सीधी सी बात ये, अगर 10% का इजाफा हो रहा है उसकी आमदन में, तो ठीक है, आप बढ़ाते चले जाएं। तो इसमें मकसद ही ये है। देखिए PSDP क्या है, इन्वेस्टमेंट है, उसको मैं उस नज़र से देखता हूँ कि जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उतना आपको रिटर्न मिलना चाहिए उस पर। अगर बिलफर्ज हमें हर साल 10% की इंक्रीज आ रही है तो उसका मतलब है कि वो बहुत अच्छी जगहों पे डिप्लॉय हो रहे हैं। अगर हमें नहीं आ रही रिटर्न और हम और डालते जा रहे हैं और हमें उस तरह से रिटर्न नहीं आ रही, इसका मतलब है कि कहीं हेमरेज हो रही है। अब मैं आऊँगा उस पॉइंट पे जो बहुत ज़रूरी है, वो है कैश और नॉन कैश हेमरेज। हमारी कैश हेमरेज की तो हमने बात कर ली, मिसाल के तौर पे हमारे एक्सपेंसेस जो हैं सब्सिडीज में, हमारे जो ये सपोर्ट पैकेजेस होते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस के, मैं बहुत सोचता हूँ कि आपको हर चीज़ प्राइवेटाइज करने की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छी, जैसे कि शिरानी साहब ने भी कहा कि आप गवर्नेंस पे फोकस करें। एब्सोल्युटली ठीक है, मैं खुद गवर्नेंस का एक टीचर हूँ, मतलब कि गवर्नेंस के साथ आप मुहावरतन में कह रहा हूँ कि आप लेड को भी आप सोना बना सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन बात यह है कि आपको फिर गवर्नेंस फिर होने देनी पड़ेगी। अभी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतने अच्छे असासे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि और पाकिस्तान असासे खरीदे, बाहर होटल्स और खरीदे, और चीज़ें खरीदे, क्योंकि ये कल का पाकिस्तान की मुस्तकबिल में हम सरमायाकारी कर रहे हैं। PSDP जितना भी हो, ठीक है जी, सीधी सी बात है, वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से वो फंड होता है। अब अगर आपको उस पर आमदन आ रही है तो बहुत अच्छा है। अगर वो एक खसारा बनता जा रहा है, अगर एक जैसे कि अगर कई पैसे डिप्लॉय हो रहे हैं लेकिन उस पर आमदन नहीं आ रही, तो वो फिर आपके लिए वो ये मसला बनता है जिससे हमें फिक्र है। अगर उसकी एफिशिएंसी, अगर उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर इन दोनों पे थोड़ा सा इशू है, फिर मिसाल है नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करें तो बेहतर है। फिर आ जाती है बात नॉन टैक्स रेवेन्यू पे। मैं फिर से रिपीट करूंगा कि देखें, इस वक्त अगर पाकिस्तान ने अपनी कैश और नॉन कैश हेमरेज में दोनों पे काम कर रहा हूँ, अगर इनको प्लग कर दिया, मैं आपको बता रहा हूँ आपके बहुत कैश बच जाएगा, मतलब कि हम अच्छे खासी सेविंग्स कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि जिन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको आप फंड मत करें, आप इन इंस्टीट्यूशंस को खड़ा ना करें। पाकिस्तान स्टील मिल भी तो एक वक्त गवर्नेंस ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल भी तो प्रॉफिटेबल था ना। PIA ने खड़ा किया था सिंगापुर एयरलाइंस को, माल्टा को, अलियमिया को, इत्तेहाद को, फलाना को। तो अब क्या PIA में क्या अच्छे लोग नहीं मिल सकते? बिल्कुल सही। तो बात गवर्नेंस की होती है कि ये आपके नेशनल कैरियर्स हैं, ये आपकी इज्जत है,
सिंगापुर की मिसाल लें जिसके अंदर हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स आगे बैठते हैं गवर्नमेंट में, और आज सिंगापुर, मैं सिर्फ एक फाइनल पॉइंट, आज सिंगापुर की जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर 200% ऑफ देयर जीडीपी। ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, लास्ट जरा मुझे बताइएगा, कल मैं देख रहा था जब बताया जा रहा था कि जी रेमिटेंस इंक्रीज बाय 25%, लोकल गवर्नमेंट के लिए 5 अरब दिया गया है, शुगर ग्रोथ के लिए 18%, कोविड इमरजेंसी रिलीफ फंड के लिए 100 अरब, 2022 मरदमशुमारी के लिए 5 अरब, एंटी रेप फंड जो एक बहुत अच्छी चीज़ है 100 मिलियन दिया गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, फूड सिक्योरिटी की बात की और 12 अरब रुपया इसके लिए भी मुख्तस किया गया है। कीमतें कंट्रोल करने के लिए ज़रई पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है, ये भी शौकत तरीन साहब ने कहा। किसान का इस्तेसाल से बचाने के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। सर ये सारा कुछ, लेकिन जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो प्रोविंशियल लेवल पर कहानी चली जाती है, उसके लिए वफाक और सूबों का एक पेज पर होना इस वक्त इस सब्जेक्ट के लिए बड़ा अहम है। क्या इस पर कॉमेंट करेंगे जी? ये बहुत अहम है। प्राइम मिनिस्टर ने एक एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है वो अप्रूव कर रखा है, जिसकी बहुत रेगुलर मीटिंग्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद मीटिंग ले रहे होते हैं, चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरी साहबान हैं वो उसमें होते हैं, इसी तरह से जेके और जीबी के जो चीफ सेक्रेटरी साहबान हैं वो उसमें होते हैं। ये हुकूमत जो है वो ज़राअत पे काफ़ी फोकस कर रही है इनफैक्ट, और ये जो 12 अरब आपको इस बजट में नज़र आते हैं, ये 2-3 चीज़ों के लिए इसमें टारगेट किए जा रहे होंगे। एक जो है वो तो है जीनोम होता है जिससे आप नया बीज बनाते हैं, तो वो जो जीनियाती मादा है, एक तो उसको परचेज करने के लिए इसमें पैसे रखे गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है इस वक्त के कॉटन और वीट के केस में आपकी जो सीड वैरायटीज़ हैं वो सैचुरेट होती जा रही हैं। हमारा जो जील्ड गैप है वो बहुत ज़्यादा है अगर हम भारत के मुकाबले में, उससे मशरक़ी पंजाब के मुकाबले में देखते हैं, या इवन पाकिस्तान में प्रोग्रेसिव फार्मर्स के मुकाबले में देखते हैं। दूसरा जो वफाकी हुकूमत में और बजट ये इसमें पीएसटीपी के अलावा भी आप देखिए तो जो विदहोल्डिंग टैक्स और जो ड्यूटीज वगैरह जिस पे रियायत दी गई थी वो साइलोज और वेयर हाउसेज पे है। तो हुकूमत की ये कोशिश है कि काश्तकार जो है, चूँकि वो एक्सप्लॉइट होता है आड़ती के हाथों, जब उसकी फसल आती है उसको स्टोर करने के लिए जगह नहीं होती, तो तकरीबन 900 के करीब जो हैं वो बड़े वेयर हाउसेज जो हैं वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे लोग अपनी प्रोड्यूस लेके जाएं। वो जो प्याज है या टमाटर है जो बदीन में 4 रुपए से शुरू होके मेरे और आपके घर में 40-50 रुपए तक पहुंचता है, तो वो जो 4 रुपए वाला फार्मर है वो उसको स्टोर कर सके, बजाय इसके बिल्कुल ठीक। शेरानी साहब लास्ट तरह मुझे कमेंट कीजिएगा जी, एहसास प्रोग्राम ये वाहिद मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम है जिसको 100% एट ऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एंडोर्स करती हैं। ये 50 अरब से शुरू हुआ था, आज 260 अरब पर है और किसी को इस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। दे ऑल से कि ये प्रॉपर इन्वेस्ट भी हो रहा है और जा भी ठीक तरीके से रहा है। सर योर कमेंट ऑन दैट जी। सरदार फहीम यू वांट टू कमेंट ऑन दैट जी, एहसास प्रोग्राम शॉर्टली? जी वेरी क्विकली, एहसास प्रोग्राम जो है टारगेटेड सब्सिडीज और टारगेटेड सपोर्ट, सोशल सपोर्ट देने वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर 180 अरब से वो अब 200 आप जितना बता रहे थे अरब का हो गया, 60 का हो गया। देखें अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें वो सीधी करने वाली हैं, उसमें अभी भी हल्के फुल्के इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन ये है कि इसका मकसद क्या था, मकसद अचीव हो रहा है कि जो आम आदमी, जो गरीब तबका है, उन तक एक सपोर्ट पहुंचे, एक सपोर्ट पहुंचे। सरदार फहीम सॉरी जी, वी आर गोइंग आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच साकिब शेरानी साहब, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स आज के लिए इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी। आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।